तो वही चीज यहां पे कहता है कि प्लानिंग से भाई साहब ओवरलैपिंग ऑफ वर्क और क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको क्या करा जा सकता है, खत्म करा जा सकता है। मैंने प्लान वैन पूरा तो बना लिया, बट फिर भी ये गारंटी नहीं देता भैया कि तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं होगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स क्या है इंक्लूड है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई टीचर आएंगे, वो क्या करेंगे, पूजा वूजा करेंगे सरस्वती जी की, फिर बच्चे परफॉर्म करेंगे, फिर क्या करा जाएगा, सबको अवार्ड दिया जाएगा, देन उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, खाना होगा और फिर घर निकल जाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। भाई साहब आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि यहां से मार्क्स स्कोर करना ना बहुत इजी है, ऐसे चुटकी बजाते ही मार्क्स आते हैं यहां से, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, आज ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भाई साहब प्लानिंग। प्लानिंग की क्या कहानी है भाई साहब, रियल लाइफ में अगर आपने कभी बंक मारा है या आप किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो, ठीक है, या कुछ आपने खुरापात वाली चीजें करी हैं, तो आपने प्लानिंग अपने आप ही कर ली है भाई साहब, ठीक है। आपको सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है कि भैया प्लान कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। अगर आपने ये चीजें एक्टिविटीज परफॉर्म करी हैं, ठीक है, कोई भी खुरापात किया है आपने, बंक मारी है, ठीक है। अब देखो ये दीदी, हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या, हम भी बंक मारेंगे। ये देखो ये भाई साहब गजब भाग रहा है भाई साहब, तार के नीचे से गजब छुप के भाग रहा है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। आप जब भी बंक मारते हो, आप प्लान करते हो ना भाई, किस गेट से जाना है, कहां से जाना है, कहां पे घूमने जाना है, ठीक है। सारी चीजें क्या करते हो, फ्यूचर के बारे में सारी चीजें सोच लेते हो, बस इसी चीज को प्लानिंग बोला जाता है। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या कहता है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। भैया फ्यूचर में सोचना, ठीक है। अभी कल करना है काम, कल बंक मारनी है तो आज ही सोच लो, ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ठीक है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब इसे करना है। हाउ इट टू बी डन, कब करा जाएगा। एंड बाय हुम शुड इट बी डन, ठीक है, कौन इसे करेगा। ये सारी एक्टिविटीज को ही क्या बोला जाता है भाई साहब, प्लानिंग बोला जाता है। सिंपल सी कहानी है। फियोल ने कुछ अपनी डेफिनेशन दी है, एक बारी रीडिंग लगा लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। मेन हम अपने काम की चीज पे मूव करते हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। भाई साहब यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग से। क्या कहता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का एक ही गोल है भाई साहब, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, उसे अचीव करना है। उसी के लिए क्या करा जाता है, प्लान बनाए जाते हैं। जो भी प्लानिंग करी जाती है वो इसी के लिए करी जाती है। तो कहता है स्पेसिफाई गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विथ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन द गोल। भैया पहले तो गोल डिसाइड करा जाता है, फिर गोल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएंगी वो डिसाइड करा जाता है। थस प्लानिंग इज पर्पसफुल, प्लानिंग पर्पस के लिए ही करी जाती है। पर्पसफुल इसीलिए इसे बोला जाता है। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर भाई साहब प्लानिंग करके मुझे गोल अचीव नहीं कर पाया मैं, तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनाता। भाई पागल हूं क्या मैं, फालतू की मैं प्लानिंग कर रहा हूं और कुछ गोल मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर उसी प्लानिंग से कुछ मुझे अचीव होता है, कुछ चीजें मैं अचीव कर पाता हूं, तो प्लानिंग वही क्या कहलाती है, सोने पे सुहागा कहलाती है, चेरी ऑन द टॉप, ठीक है। अगली चीज क्या कहता है, प्राइमरी प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है, प्लानिंग है। बिना प्लानिंग के भाई साहब इसके आगे आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपके पास प्लान रहेगा, आप सारी चीजों को प्लान कर लोगे, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, ठीक है, देन उसके बाद आप चीजों को क्या कर सकते हो, आगे मूव करा सकते हो, ठीक है। आपको इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि POSDC करके कहानी चलती है, POSDC, जिसमें पहला फंक्शन जो होता है उसे क्या बोला जाता है, प्लानिंग। सेकंड फंक्शन जो होता है ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन अगेन क्या हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाई साहब सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, प्लानिंग है। तो यहीं पे बात हो रही है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। क्या कहता है, प्लानिंग लेट्स डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस। आगे के जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने हैं उनके लिए बेस बनाता है। आगे क्या कह रहा है, ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। जितने भी मैंने प्लान बनाया ना भाई, तो उसी के ऊपर, उसी के बेस पे क्या होते हैं बाकी के सारे मैनेजरियल फंक्शंस, बोले तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग परफॉर्म करे जाते हैं। प्लस प्लानिंग प्रिसाइड्स अदर फंक्शंस, ठीक है। जो प्लानिंग है वो प्रिसाइड्स करती है बाकी सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्राइमरी फंक्शन। इसी वजह से क्या बोला जाता है, प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है प्लानिंग को। वैसे तुम सबको ही क्या कर सकते हो, प्राइमरी फंक्शन या इंपॉर्टेंट फंक्शन बोल सकते हो, बट फर्स्ट फंक्शन की बात करी जाए तो प्लानिंग को बोला जाता है। हाँ
एक लड़ाई चलती है, दोनों में जंग चलती है कि भाई सबसे पहला फंक्शन कंट्रोलिंग है या प्लानिंग है। तो इस पे हम जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर करेंगे तब हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आगे बात करी जाए तो प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है भाई साहब, हर जगह प्लान की जरूरत पड़ती है, हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मुझे प्लानिंग की जरूरत पड़ रही है आपको नहीं पड़ रही है, आपको पड़ रही है मुझे नहीं पड़ रही। भाई साहब हर इंसान क्या करता है, प्लान करता है। तो वही कहता है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप और मिडिल लेवल। तो वही कह रहा है द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक द प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज द होल। सबसे बड़ी प्लानिंग जो करता है, सबसे बड़े लेवल की प्लानिंग करते हैं वो कौन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग। अपने अलग अलग डिपार्टमेंट की प्लानिंग कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। ठीक है, एट द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे जो लोअर लेवल है, डे टू डे ऑपरेशंस प्लानिंग डन बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर डे टू डे की रोज की एक्टिविटीज को क्या करता है, यहां पे डन करता है। तो अभी तक भाई साहब हमने तीन क्या कर लिए, इसके फीचर्स पढ़ लिए। पहला क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल या गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरी चीज क्या है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। एंड थर्ड क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव बोले या यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोले, दोनों का मतलब सेम है भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो आती है वो क्या आती है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैं सोचूं कि भाई साहब एक बार प्लान बना लिया, आराम, जीवन में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग अगर आप करोगे ना तो आपको बार बार समय के साथ साथ खुद को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। भाई इस साल का प्लान तो चल गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी की हम करंट की बात कर लेते हैं। हमने पूरा प्लान किया था कि भाई मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैंने प्लान किया था ये चीज ऐसे पहुंचानी है, ये चीज ऐसे पहुंचानी है, ये चीज ऐसे पहुंचानी है। मस्त प्लान चल रहा था। अचानक से आए ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प भाई साहब ने कहा ए तेरी प्लानिंग को मैं हिला के रख दूंगा। ठीक है, ट्रम्प भाई ने क्या करा, सीधा 50% की क्या मार दी, टैरिफ मार दी। गया, मेरी सारी प्लानिंग खत्म। तो फिर मुझे दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बस वही चीज कहता है कि जो प्लानिंग है ना वो लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो कह रहा है प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर बोले तो 3 महीने का पीरियड उसे क्वार्टर बोला जाता है। तुम लोग वो मत हिसाब लगा देना, 30-60 वाला हिसाब मत लगा देना। ठीक है, at the end of that period there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and future condition। भाई वो पीरियड जैसे ही खत्म होगा मुझे नया प्लान बनाना पड़ेगा, नए प्लान के हिसाब से चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देन बात करी जाए, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचर को दिमाग में रख के करी जाती है भाई सब, पास्ट को लेके नहीं करी जाती। फ्यूचर में क्या होगा उसके हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। तो कह रहा है प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। भाई फ्यूचर में देख के बात होती है, अभी पुरानी बातें नहीं देखनी, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, आगे की बातों को निकालो। तो यहां पे क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो इसेंशियली किस पे मूव करता है भाई साहब, लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट वे में उन फ्यूचर इवेंट्स को क्या करना, फुलफिल करना। एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट एम्प्लॉइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है, एनालाइज इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए उसको एनालाइज करना और प्रिडिक्ट करना उसके बारे में। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। इसीलिए प्लानिंग को हमेशा क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बोला जाता है। अगर कहीं पे भी आपसे पूछता है कि व्हाई प्लानिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, सिंपली एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये चीज समझा दो कि प्लानिंग में हम फ्यूचर की बात करते हैं, काम खत्म। तो ये इसका फीचर था, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अच्छा, उसके बाद अगला क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भैया जो मैंने प्लान करा है उसी के हिसाब से तो डिसीजन लूंगा सारे के सारे। बस वही बात यहां पे कहता है कि प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चूज फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेट्स एंड एक्टिविटीज। जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो उसी केस में हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बंक मार रहा है, ठीक है, तो हम वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कौन सी डेट को माना जाएगा, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को। ठीक है, देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कहां पे जाना है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कैसे भागना है, कौन से टाइम पे भागना है। ठीक है, कौन किसको किसको साथ में लेके जाना है, सारी चीजें हम वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ऑल्टरनेटिव है, सबके डिस्कशन हम क्या कर लेते हैं, एक बारी में कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या कहता है कि इट इन्वॉल्व्स थ्रू एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेट एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सबसे बेस्ट वाला क्या करते हैं, हम चूज करते हैं। बस इसी चीज को क्या बोलता है, डिसीजन मेकिंग। कि मैंने भाई सारी चीजों के फायदे और नुकसान पहले ही क्या कर लिए, एनालाइज कर लिए, पूरा उसे इवेल्युएट कर लिया, एंड देन वो प्लान क्या करा है, एग्जीक्यूट करा है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। भाई साहब दिमाग में ही चलती है प्लानिंग। ठीक है, आप कॉपी वॉपी पे लिख के करते हैं तो हो बेशक,
हिसाब किताब लगाते हो, लेकिन सारी चीजें आपके दिमाग से निकल रही होती हैं। तो वही कहता है कि प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ अ माइंड इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। आप इमेजिन करके कि भाई इस सिचुएशन में अगर ये होगी तो ये डिसीजन लिया जाएगा, इस सिचुएशन में ये होगी तो ये डिसीजन लिया जाएगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, प्लान करते हो। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। ठीक है, पहले मैं सोच लूंगा फिर मैं काम को करूंगा, इस चीज को ही बोला जाता है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन, इसी के हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कौन कौन से फीचर्स हैं भाई? सबसे पहला प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन इज प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह पे क्या होता है? अप्लाई होता है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक बारी प्लानिंग करके रुक नहीं जाओगे, चिल नहीं कर लोगे, बार बार ही प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एक टाइम पीरियड के लिए प्लान बनाया है, दोबारा से प्लान बनाओगे। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, भाई फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फ्यूचर को देख के बात होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मैं सारे जितने भी डिसीजन होते हैं उनको क्या करता हूं, पहले इवेलुएट कर लेता हूं, तो इसलिए प्लानिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और सबसे लास्ट क्या है? इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग में पहले ही इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है, देन उसके बाद चीजों को अप्लाई करा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अगली चीज जो आती है वो आती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको दिमाग में रख लेना, इस पे केस स्टडी उठ के आ जाती है सीधी सीधी, फिर ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। चलो देखो ध्यान से, तो क्या कहता है? सबसे पहली चीज क्या करता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमेशा क्या प्रोवाइड करता है भाई साहब? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो क्या कह रहा है? प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड। भाई सीधा सीधा बता दो क्या करना है, क्या गोल है अपना, ठीक है, वो चीज यहां पे क्या कर दी जाएगी? डिसाइड कर दी जाएगी। सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर गोल को अच्छे से डिफाइन कर दिया है भाई साहब हमने, ठीक है, एम्प्लॉइज आर ओबे, ठीक है, employees are aware of what the organization has to do and what they must to do achieve those goals। अगर मैंने सारी चीजें पहले ही डिफाइन कर दी हैं, भैया क्या ये ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है, ये चीजें आपको फुलफिल करनी है, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा और अपने गोल को क्या करूंगा? अचीव करूंगा। लास्ट कह रहा है डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। और तब मुझे समझ में आएगा कि भाई फाइनेंस को कैसे लेके आगे बढ़ना है, और प्रोडक्शन को कैसे लेके आगे बढ़ना है, और सेल्स को कैसे लेके आगे बढ़ना है। मुझे सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। आगे मूव करते हैं। देन उसके बाद क्या कहता है? प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग अगर मैं कर लूंगा तो जो भी अनसर्टेन सी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीजों पे क्या करा, गहन चिंतन किया है, पूरा एकदम स्टडी करी है, तो मुझे पता है कि इस केस में क्या डिसीजन लेने हैं। बस वही चीज क्या कहता है? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मुझे पहले ही पता लग चुका है कि क्या अनसर्टेन सी चीजें आने वाली हैं, उन्हें मैं पहले क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। तो कहता है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट द चेंजेस, एंड चेंजेस को पहले ही मैं क्या कर लूंगा? स्टडी कर लूंगा। वो अलग बात है, मैं अगर सोचूं कि मैं 100% मैंने चीजों को खत्म कर दिया तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ, मैं इसको खत्म तो नहीं कर सकता, पर इसको क्या कर सकता हूं? मिनिमाइज कर सकता हूं। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, by deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertainties। अलग अलग uncertainties में कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे नहीं लेने, वो सारी चीजें ये सिखा देता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज। अब मुझे पता है कि भाई ये काम मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं, तो मैं ये काम अपने से खुद से करवाऊंगा। मुझे पता है कि ये काम रोहित बहुत अच्छा करेगा, तो मैं ये काम किससे करवाऊंगा? रोहित से। जैसे पढ़ाने की बात करी जाए, मुझे पता है मैं बीएसटी अच्छी पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। उशांक सर मैथ्स और अकाउंट्स बढ़िया पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे। अंकित सर इकोनॉमिक्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अंकित सर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेस्ट तरीके से काम करा जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि ओवरलैप हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, दूसरे सर भी कुछ पढ़ा रहे हैं, और दोनों लोग सेम चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। तो वही चीज यहां पे कहता है कि प्लानिंग से भाई साहब ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, और क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं वेस्टफुल एक्टिविटीज है, उनको क्या करा जा सकता है? खत्म करा जा सकता है। तो वही कह रहा है प्लानिंग सर्व एज द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने का बेसिस जो है वो प्लानिंग ही है। द एक्टिविटी एंड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिविजन्स और अलग अलग क्या कहते हैं ग्रुप्स की जो एक्टिविटीज हैं, उनको पहले ही हम क्या कर देते हैं? कोऑर्डिनेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग।
आगे क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर भाई साहब मुझे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई, तो वो मैं पहले ही डिस्कस कर लूंगा, सर इस केस में क्या करना चाहिए मुझे, या इसका ये आंसर आएगा क्या, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा क्या। मैंने पहले ही क्या कर लिया, मैनेजर से पूछ लिया, तो मैनेजर ने प्लानिंग में ही डिसाइड कर लिया अगर ये चीज होगी तो इसके केस में आपको ये डिसीजन लेने हैं। आई कहानी समझ में। सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट, ठीक है, थॉट में क्लैरिटी देता है, एंड एक्शंस, वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली, बिना किसी हसल के क्या हो जाता है, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी हसल के ही सारे काम क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। जो भी फालतू की एक्टिविटी हटाओ बच, फालतू की एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी फालतू की एक्टिविटीज है उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इट इज ईजियर टू डिटेक्ट द इनएफिशिएंसी एंड टू टेक करेक्टिव एंड करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम, ठीक है, जो भी फालतू की एक्टिविटी है उनको हटाओ, ठीक है, खत्म करो, उनपे करेक्टिव एक्शन लो। भाई साहब ये इंसान सही से काम नहीं कर रहा, पकड़ो इसको, हटाओ इसको जॉब से, ठीक है, वो कहानी हो जाती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जब हम प्लानिंग करते हैं, अच्छा अब मैं अकेले बैठ के तो प्लानिंग नहीं करूंगा, 3-4 लोगों से सजेशन लूंगा, तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज बताएंगे, भाई ये चीज भी कर सकते हैं, ये चीज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पे भी कुछ कर सकते हैं, और उस पर बाकायदा बैठ के डिस्कशन होगा, भाई क्या ये सही है, वो कहेगा नहीं यार इसमें ये दिक्कत है, मैं कहूंगा अच्छा ठीक है तू बता दे अपनी तरफ से सजेशन, सामने वाला बताएगा कोई दिक्कत है इसमें, ये दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब हम जितने भी इनोवेटिव आइडियाज, जितने भी बेस्ट पॉसिबल वेज सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो वही इसी की बात कर रहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहले ही हम सारे आउटकम्स को क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ ऑन एंड पार्टिसिपेट टास्क, ठीक है, एक टास्क को कैसे पूरा करा जाएगा। थस प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मतलब नए आइडियाज हमारे सामने आते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं, तो मेरा भाई एक सिंपल सा फंडा है, बच्चे अगर होमवर्क नहीं करके आते हैं तो मैं सीधी सी एक ही बात बोलता हूं, भाई तुम क्या करो, कुछ ऐसा इनोवेटिव ना बहाना लेके आओ, कोई ऐसा बहाना लेके आओ कि जिस बहाने से क्या हो, मैं इंप्रेस हो जाऊं, मैं पहली बार सुनूं, मुझे वो बहाना नहीं चाहिए भाई साहब कि सर कॉपी भूल गया मैं घर पे, सर मैं भूल गया, सर ये हो गया वो हो गया फला, मुझे वैसा नहीं, कुछ ऐसा इनोवेटिव सा बहाना ले आओ, तुरंत तुम्हें माफ कर दूंगा भाई, मैं नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, प्लानिंग ही वैसे क्या करती है, प्रमोट करती है नए नए इनोवेटिव आइडियाज को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा इस पे तो हमने पीछे भी डिस्कशन किया था कि हम पहले क्या कर लेते हैं, सारे पॉलिसीज को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत, तो मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तुरंत डिसीजन ले लूंगा, भाई ये करने पे ये दिक्कत आ रही थी, ये नहीं लेंगे, ये डिसीजन नहीं करेंगे, हम ये वाला डिसीजन करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या होता है, सारी चीजें प्लान मैनेजर पहले ही देख चुका होता है। देन उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, पहले सबसे पहले मैं प्लानिंग में ना डिसाइड करता हूं, जैसे मैंने डिसाइड करा यहां पे कि भैया मुझे इस साल 15% प्रॉफिट चाहिए, मैंने प्लान किया, मैंने डायरेक्टिंग करा, कंट्रोलिंग क्या कहते हैं, स्टाफिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग करा, ठीक है, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लिए, और लास्ट में मैंने जाके एनालाइज करा, जब रिजल्ट्स देखे तो रिजल्ट निकल के आया भाई साहब 12% ही क्या हुआ है, मेरे पास प्रॉफिट आया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टैंडर्ड हमने पहले फिक्स कर दिया था, वो किसमें करा था, प्लानिंग में, और कंट्रोलिंग में मुझे जाके पता लगा कि 12% का प्रॉफिट आया, तो मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि भैया 12% का प्रॉफिट क्यों आया है, क्यों मेरे को प्रॉफिट 15% का नहीं आया। तो इसी चीज को यहाँ पे मेंशन करा जाता है कि प्लानिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। जब मैं लास्ट फंक्शन पे पहुंचूंगा तो मुझे पता होना चाहिए भाई साहब मेरा गोल क्या था फ्यूचर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते लगे, तो इतना जब हो गया है तो एक और सही, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी जो परसेंटेज है वो 95% आनी चाहिए, पूरा आपने पूरे साल मेहनत करी, सब मेहनत करके लास्ट में रिजल्ट आ रहा है 70%, 70 थोड़ा कम हो गया, 75 कर देते हैं, 75%। तो वहां पे आपको पता लगेगा ना, भाई मेरा गोल था 95, आया कितना, 75, 20% का डिफरेंस आ गया, कैसे आया। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करा था, प्लानिंग में स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था, कंट्रोलिंग में हमें एक्चुअल रिजल्ट पता लगा, एंड देन हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कहता है कि अगर मुझे कंट्रोलिंग में पता लगे कि क्यों नहीं चीजें पूरी हुई हैं या मेरा गोल क्या था, तो उसको मैं पूरा एनालाइज कर सकता हूं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या क्या है मेरी इंपॉर्टेंस, एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं। सबसे पहली चीज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, मुझे पता लगे कि किस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, क्या एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी है। देन दूसरा क्या कहता है, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेन सी चीज होने वाली है उसके रिस्क को क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। देन उसके बाद प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, जब मैं प्लानिंग करता हूं मैं नई नई चीजों के बारे में सोचता हूं, कैसे इस काम को, आपने सुना होगा ना, वो कहा जाता है कि जो आलसी इंसान है
वो किसी भी काम को करने का सबसे इजी तरीका ढूंढ लेता है या सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ लेता है। बस वही चीज प्लानिंग में होती है। जब मैं जैसे बहुत आलसी इंसान हूं, मेरे को कोई काम बोलता है तो मैं पहले उसके 4 हिसाब जोड़ता हूं कि इसको कैसे कैसे करा जा सकता है, क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, कैसे इसको करूंगा मैं, ठीक है। देन उसके बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूं। वही सेम चीज प्लानिंग में होती है कि इससे क्या होता है, अपने को इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिलते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सारी चीजों के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका होता हूं कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान नहीं है। तो मुझे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे पता लग जाता है कि भाई इस टाइम पे मुझे क्या डिसीजंस लेने हैं और इस टाइम पे मुझे क्या डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट जो प्लान है, लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। तो ये हमारी थी भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंस। आगे मूव करते हैं। भाई हर चीज में अच्छाइयां ही तो नहीं ना, ठीक है, मुझे मेरी बुराइयों के साथ भी तो तुम एक्सेप्ट करो। बस वही चीज यहां पे आ जाती है। प्लानिंग की अभी हमने फीचर समझे, हमने अच्छाइयां समझी, काफी अच्छा अच्छा इसके बारे में बोल दिया, लेकिन कुछ दिक्कतें भी तो होंगी प्लानिंग में। तो क्या दिक्कतें हैं भाई साहब, इन्हीं पे आज हम डिस्कशन करते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अगर मुझे प्लान में कुछ चेंज करना है, अचानक से क्या हुआ, जैसे अभी ट्रम्प भाई साहब ने लगा दिया टैरिफ, मुझे अचानक से अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, बट प्लान पूरा हिल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो उस केस में इन प्लान को मैं चेंज नहीं कर सकता। बस वही चीज यहां पे कह रहा है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मैं चीजों को, रिजिड मतलब चेंज नहीं कर पाना, ठीक है, ठोस हो जाना, कठोर हो जाना, ठीक है। तो मैं प्लान को चेंज नहीं कर पाऊंगा। देन उसके बाद आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। भाई मैं जब प्लानिंग करूंगा चीजें चेंज हो जा रही हैं। मैंने सोचा अब 10% टैक्स होगा, मैंने खुश हो गया भाई, ये हिसाब किताब लगाना है। अगले दिन सरकार ने कह दिया आज 20% टैक्स होगा, 30% टैक्स हो। मैं तो रोज प्लान ही बनाता रह जाऊंगा ना, मेरे तो तोते उड़ जाएंगे भाई साहब। तो उस केस में प्लानिंग काम नहीं करती। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब मैंने बोल दिया कि इस काम को ऐसे करना है, मैंने प्लान कर लिया है, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ नया आइडिया करने का, लेकिन मैं तो बन जाऊंगा ना यहाँ पे। भाई पहले प्लान बन चुका है कि इस काम को ऐसे करना है, मैं बेशक इसको कम अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इसकी कॉस्ट को कम कर सकता हूं, लेकिन मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। तो वही कह रहा है जब क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, इसमें खत्म हो जाती है। एंड देन उसके बाद बात करी जाए, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। भाई साहब जब प्लानिंग होती है ना, तो प्लानिंग के लिए मैं क्या करता हूं, अलग अलग लोगों को बुलाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे फाइनेंस की प्लानिंग करनी है तो किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे सेल्स की प्लानिंग करनी है तो सेल्स के एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बुला के मैं बैठ के फिर प्लानिंग करूंगा, समझदार लोगों को। तो उनको मुझे पे भी तो करना पड़ेगा, खर्चा भी तो देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाती है, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। प्लस कॉस्ट तो लगी रही है, साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भाई साहब, बहुत टाइम लगता है। देन उसके बाद प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब मैंने प्लान वैन पूरा तो बना लिया, बट फिर भी ये गारंटी नहीं देता भैया कि तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं होगे। तो दीज आर द लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशन है एक बार जल्दी से समझा दूं। सबसे पहला प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। दूसरा क्या है, क्रिएटिविटी को क्या करता है, खत्म कर देता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। जहां पे चेंजेस हो रहे हैं वहां पे चीजें ये काम नहीं करती, काफी पैसा लगता है, खर्चीला है, ठीक है। भाई समय की तो बात ही नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा समय वेस्ट होता है, बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं घंटों घंटों क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। और सबसे लास्ट क्या होता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। आपने इतना दिमाग लगाया फिर भी कुछ हवा का झोंका आया, आपके सारे प्लान्स क्या हो गए, बर्बाद हो गए, आपका बिजनेस डूब गया। तो प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देता भाई साहब सक्सेस की। अब मूव करते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर। भाई साहब बिना इसके तुम्हारा एग्जाम अधूरा है। कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, चाहे हाफ ईयरली में देखने को मिले, यूटीज में देखने को मिले, या फाइनल में प्लानिंग प्रोसेस से एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है भाई, सबसे पहली चीज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, गोल डिसाइड करना, भैया क्या अचीव करना है अपने को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डिसाइड करा कि मेरे को 90% मार्क्स लाने, ठीक है 90%, ठीक है, अपना गोल डिसाइड हो गया। अच्छा गोल की क्या कहानी होती है, गोल ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों पे सेट होते हैं। चलो जी, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस वन ऑफ द वीवीआईपी टॉपिक है, पेपर में बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन आने की। तो इसको डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा छोले भटूरे के बारे में। आप कहोगे खाते पीते टाइम पे छोले भटूरे, ठीक है, सेंस है इसका, ठीक है, ऐसी फालतू में नहीं बात कर रहा। अब मैं दिल्ली से रहने वाला हूं और दिल्ली वाले ना पागल हैं, बावले हैं छोले भटूरे को लेके। प्यार भाई साहब, सुबह सुबह छोले भटूरे मिल जाए, लस्सी मिल जाए, जीवन एकदम
बेड़ा पार हो जाएगा, वो वाली कहानी होती है। तो अब ध्यान से सुनना, मेरा भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है छोले भटूरे को लेके, तो मुझे ना इसका एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जिस बिजनेस का नाम है भोले चटूरे। ठीक है, एक छोटा सा बिजनेस जिसका नाम क्या है, भोले चटूरे। तो भोले चटूरे को ही मान के हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस अपने दिमाग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो प्लानिंग प्रोसेस में टर्म आती है, जिसे क्या बोला जाता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। अब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है, क्या डिसाइड करना भाई साहब, अपने को भोले चटूरे स्टार्ट करना है। तो वही ऑब्जेक्टिव यहां पे आ जाता है। कह रहा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहला जो स्टेप है वो क्या है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, गोल डिसाइड करना। अब मुझे गोल होगा ही नहीं, मेरे दिमाग में गोल रहेगा ही नहीं, मुझे किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं टहलता रहूंगा, भागता रहूंगा, फालतू की एक्टिविटीज करता रहूंगा। जबकि गोल डिसाइड करने से मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी और मैं उसी डायरेक्शन में क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन के भाई कोई ऑब्जेक्टिव बिना ऑब्जेक्टिव के ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो वही कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स में सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो सेटअप करे जाते हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट या यूनिट्स के लिए। तो वही कह रहा है, एंड ईच डिपार्टमेंट और अ यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो उसका तो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा, सेल्स वाले अलग ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, ठीक है, कॉस्ट वाले अलग लेके चलेंगे। तो सबके अलग अलग क्या रहते हैं बच्चे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। भाई साहब क्या अचीव करना चाहती है ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या अचीव करना है भाई साहब, हमें भोले चटूरे को क्या करना है, ओपन करना है, अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, इसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग और एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी, ये क्या किसमें डिसाइड होता है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव में होता है। और अब यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई एक कंपनी को क्या करना है, 10% की अपनी क्या करनी है, सेल्स इंक्रीज करनी है, या 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है बिजनेस से। ये चीजें यहां पे मेंशन कर रखी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव सर्व्स अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस। पूरे बिजनेस की ना डायरेक्शन दे देता है। अब मुझे पता है भोले चटूरे खोलना है, तो इसके लिए क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव सही क्या होंगे, डिसाइड होंगे। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मोमोज के लिए तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करूंगा ना, बाकी सारी चीजें नहीं करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, छोले भटूरे से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, गैदर करूंगा। तो मुझे एक डायरेक्शन यहां पे मिल चुकी है। कह रहा है दे आर यूजुअली सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट। ये मोस्टली टॉप मैनेजमेंट जो हायर अथॉरिटीज होती है, सीईओ, जनरल मैनेजर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करते हैं, जनरली ये डिसाइड करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव ओन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात करी थी कि बड़े बड़े जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे सेल को बढ़ाना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या है, मुझे खर्चों को क्या करना है, कम करना है, पैसों को क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि हमें कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्शन को क्या करना है, ज्यादा करना है। तो हर डिपार्टमेंट की ना अपनी अलग अलग क्या रहती है बच्चे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। आई कहानी समझ में। तो पहला स्टेप क्या है, जो कि सबसे ज्यादा फोरमोस्ट क्या कहता है स्टेप है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे काम करना है, ठीक है, सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज जो आती है उसे बोला जाता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है भाई साहब, हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग आपको पता है फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो हम कुछ चीजों की क्या मान के चल लेते हैं, अजम्पशन मान के चल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अजम्पशन मान के चल लेंगे कि हम ये बिजनेस इतने टाइम में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इतने से इतने टाइम पीरियड का हमारा समय रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ओपन करूंगा अगर अपना बिजनेस, तो 7 AM से, ठीक है, 7 बजे से, सुबह से रात के 7 PM तक क्या करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि इतने टाइम तक ही मैं अपना बिजनेस करूंगा। या फिर कुछ और चीजें अज्यूम कर लूंगा, जैसे मान के चल लूंगा कि पहले साल में मुझे 60% क्या करनी है, जितनी भी कॉस्ट मैंने लगाई है उसको क्या करना है, रिकवर करना है। ये सारी मैंने क्या कर लिया, अजम्पशंस कर ली हैं। इसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, डेवलपिंग प्रेमिसेस बोला जाता है। कैसे बोला जाता है आओ देखते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर। प्लानिंग किससे कंसर्न है भाई साहब, फ्यूचर से, विच इज अनसर्टेन। सबको पता है भाई साहब, प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो प्लानिंग, ठीक है, फ्यूचर को। देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। मैनेजर को क्या करनी होती है, फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस लेके चलनी होती है, which are considered to be the base material upon which plans are to be drawn। जैसे हमने डिसाइड कर लिया सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अपना बिजनेस चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा ना कि कब मुझे क्या करना है, छोले भटूरे रखने हैं, कब मुझे छोले चावल रखने हैं, लाइक लंच के टाइम पे छोले चावल और छोले भटूरे दोनों रखने हैं। ठीक है, वो पॉलिसीज मैं क्या करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्लानिंग प्रेमिसेस। इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्लानिंग प्रेमिसेस बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, अजम्पशंस आर मेड अप इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। मतलब फ्यूचर को लेके क्या करी जाती है, अजम्पशंस रखी जाती हैं। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रेमिसेस। जो फोरकास्टिंग है फ्यूचर की बात है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात बताना।
वो चीज यहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एज इट इज टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इसी से इंफॉर्मेशन गैदर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहुंचूंगा किसी दूसरी मार्केट में, ठीक है, और वहां पे जाके मेरी सेम टाइप के बिजनेस की मैं सेल वेल देखूंगा कि इसकी सेल कितनी हो रही है, और उससे इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, गैदर करूंगा। तो वही चीज यहां पे क्या कर रहा है, मेंशन कर दे रहा है। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि भाई इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी चेंज कर सकती है। जैसे मुझे ये स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसे FSSI बोलते हैं, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट लेना मेरे लिए क्या है, कंपलसरी है। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगर मुझे लोन लेना है तो कितने पे इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ सकता है या घट सकता है। एक्यूरेट फोरकास्ट देयर फॉर, ठीक है, बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। अगर मुझे प्लान बनाना है तो भाई साहब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे इकट्ठा करनी पड़ेंगी, अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, प्लान एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप होता है जिसे क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, फोरकास्ट करना, ठीक है, अजम्पशंस बनाना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन उसके बाद अगली जो टर्म आती है इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बिजनेस सेटअप करना है, अब मुझे लोकेशन डिसाइड करनी है, तो मैंने 4-5 लोकेशन अपने दिमाग में क्या करी, शॉर्टलिस्ट करी। जैसे एग्जांपल के लिए पहली लोकेशन मैंने सीपी डिसाइड करी, सीपी बोले तो कनाट प्लेस। दूसरी मैंने एनएसपी डिसाइड करी, नेताजी सुभाष प्लेस। थर्ड मैंने डिसाइड करी डीसी चौक। ठीक है, अलग अलग क्या करी मैंने, 3 लोकेशंस डिसाइड करी कि कहां पे मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो क्या हो गया ये आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि भाई क्या क्या एक्शंस करे जा सकते हैं। देन उसके बाद अगला क्या है, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेट प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी मैंने क्या कहते हैं ऑप्शंस अडॉप्ट किए हैं, इन सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा इनमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जैसे मैंने सीपी का एग्जांपल लिया, सीपी बोले तो कनाट प्लेस, पॉश लोकेशन, सबसे बड़ी लोकेशन है, दिल्ली की सबसे महंगी लोकेशन है। अगर मैं यहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे रेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, महंगा रहेगा, पैसा भी ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं महंगे सामान बेच सकता हूँ, अमीर लोग आते हैं, बट रेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर मैंने एनएसपी की बात करी, एनएसपी भी सेम कॉर्पोरेट वाला हिसाब है, और कॉर्पोरेट वाले पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको छोले भटूरे से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो मे भी शायद वहां पे मेरी सेल कम हो सकती है, लेकिन रेंट वहां पे भी ज्यादा है। डीसी चौक क्या है, स्टूडेंट्स वाली जगह है, स्टूडेंट वाली जगह अपने को पता है भाई साहब, स्टूडेंट तो अपने खाने पीने में एकदम मस्त रहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि स्टूडेंट्स उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, मुझे पर प्लेट का प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करे, सारे ऑप्शंस को क्या करा, इवेलुएट करा। वही अगला स्टेप बन जाता है कि जितने भी ऑप्शंस है मेरे पास, सबको क्या करूंगा, इवेलुएट करूंगा। देन इनमें से एक ऑप्शन को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब जितने भी ऑप्शंस है उनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, डीसी चौक लग रहा है, डीसी चौक पे अपनी ब्रांच क्या कर दी जाए, खोल दी जाए। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट कर लिया उनमें से, अब इस प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट का मतलब यहां पे जाके मैं शॉप वॉप देखना स्टार्ट कर दूंगा, कौन सी शॉप में मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और सबसे लास्ट में आ जाता है क्या बच्चे, फॉलो अप एक्शन। तो सिंपल सी कहानी है भाई साहब, ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटअप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। सेकंड चीज क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन उसके बाद थर्ड स्टेप है ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जितने भी ऑल्टरनेटिव है उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, पता करना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। देन उसके बाद क्या करना, उन सबको इवेलुएट करना कि इनमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेकार है। देन उसके में से एक ऑल्टरनेट को क्या करना, सेलेक्ट करना। देन उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना, और लास्ट में क्या है, फॉलो अप एक्शन, उसको फॉलो करना कि ये सही से चल रहा है या नहीं। इसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग प्रोसेस बोला जाता है। यहां से पेपर में इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अगले टॉपिक को बोला जाता है भाई साहब टाइप ऑफ प्लान्स। ध्यान से देखना, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादा क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्लानिंग प्रोसेस से होती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से भी क्वेश्चन आता है, बट ये टॉपिक ना बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर अ प्लान बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस और एनी ऑब्जेक्टिव। भाई सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही ना मुझे प्लान बनाना पड़ता है कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं उसके उससे क्या मिलती है, अपने को हेल्प मिलती है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ द गोल्स आर गोइंग टू बी मीट, ठीक है, कैसे सारे गोल्स को मैं अचीव कर पाऊंगा। प्लान्स हैव अ शॉर्ट टर्म होराइजन एंड हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं ये, ठीक है। इन प्लान्स को क्या करा गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। पहला है सिंगल यूज और दूसरा है स्टैंडिंग। सिंगल यूज का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ जा रहा है, ठीक है, एक बार यूज किया खत्म।
इसका यूज क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आओ जल्दी से इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लिया जाए, व्हाट इज सिंगल यूज प्लान और व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान। अच्छा, स्टैंडिंग प्लान को ऑल्सो क्या बोला जाता है, रिपीट यूज प्लान भी बोला जाता है। तो देखो, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। ठीक है भाई साहब, मुझे जैसे स्कूल में आपके होता है ना एनुअल फंक्शन होता है, तो वो क्या है, एक बार होता है साल में, उसके लिए क्या यूज होगा, सिंगल यूज प्लान होगा। जबकि वहां पे स्टैंडिंग प्लान की बात करी जाए तो स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल के, तुम्हारे स्कूल में रोज प्रेयर होती है, ठीक है, प्रेयर में कैसे खड़े होना है, हाथ वाथ जोड़ के, जो भी हिसाब किताब होता है वो क्या है, रोज के लिए है। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग प्लान बोला जाता है। सिंगल यूज की बात करी जाए तो सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये रिपीट नहीं होंगे। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ठीक है, जहां पे ये सिचुएशन बार बार नहीं आती वहां पे सिंगल यूज प्लान यूज होता है। ठीक है, यहां पे बात करी जाए, स्टैंडिंग प्लान्स आर stewed over and over again because they focus on organizational situations that are occurred repeatedly। ठीक है, जो ऐसी सिचुएशंस में बनाए जाते हैं जो हमेशा क्या कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो उनके लिए क्या करे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं और हमेशा इनको क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। ये जो प्लान होते हैं इनकी जो ड्यूरेशन होती है ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल से कम, 6 महीने, ठीक है, 1 हफ्ते, 1 दिन, इनफैक्ट 1 घंटे भी हो सकती है। जबकि इनकी बात करी जाए तो ये बहुत लंबा चलते हैं। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इट्स मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट द रिक्वायर्ड नीड्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक बार बना दिया गया और इसमें थोड़े मोड़े चेंजेस करने हैं तो उसको चेंज कर करके इन फ्यूचर बहुत आगे तक क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। सिंगल यूज प्लान्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है भाई साहब, बजट। इस महीने का बजट कितना है, इस दिन का बजट कितना है, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, सिंगल यूज में आते हैं। जबकि इसकी बात करी जाए तो इनमें क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स में क्या आते हैं भाई साहब, पॉलिसीज आती हैं, प्रोसीजर आते हैं, मेथड्स आते हैं, रूल्स आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, एक बात की बात करी जाए तो इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रन स्मूथली। बिजनेस के अंदर के जितने भी ऑपरेशंस है ना वो अच्छे से चल सकें, इसके लिए इसे क्या करा जाता है, डिफाइन करा जाता है। सच अ प्लान, सच अ प्लान ग्रेटली इनहैंस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। डेली के जो डिसीजन मेकिंग है उनमें ये क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो सिंपल सी कहानी है, अगर मैं एक लाइन में ब्रीफ करना चाहूं तो भाई जो प्लान एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, कुछ टाइम में खत्म हो जाते हैं, दोबारा इनको यूज नहीं करा जाता, सिंगल यूज। जो चलते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, उनमें थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन करते जाने होते हैं, उसे क्या बोला जाता है भाई साहब, स्टैंडिंग प्लान बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी प्लान्स हैं उनका क्या करते हैं, हमारा डिस्कशन करते हैं। एक एक करके हर प्लान का क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। चलो जी, तो अब बात करी जाए टाइप ऑफ प्लान्स की, डिस्कस करा जाए एक एक तरह से। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना। एंड ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? भाई अभी हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव समझा है ना, अगर सेटिंग ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया भाई साहब तो समझ लो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में आ जाएगा। बस हाँ, 2-3 टर्म्स हैं उसको दिमाग में रख लो, ऑब्जेक्टिव्स अपने आप क्लियर है। तो क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट। सबसे पहली चीज दिमाग में रख लेना, दीज आर एंड पॉइंट्स, फाइनल रिजल्ट्स हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। दूसरी चीज जो दिमाग में रखनी है वो क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ये हमेशा नंबर्स में आएंगे, 10%, 20%, 30%, 40%। ठीक है, दैट द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑल्सो अ स्मॉल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, ये 3 टर्म्स अगर आपके दिमाग में रह गई, पहला जब भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं एंड पॉइंट के लिए, एंड रिजल्ट्स के लिए बनते हैं, दूसरा ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, और तीसरा ये टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पे लिखा है इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन नेक्स्ट क्वार्टर। अगले 3 महीने में भाई साहब क्या करनी है, सेल को 10% बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं भाई साहब कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। एंड पॉइंट्स ऑफ अ प्लानिंग और द एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। सबसे लास्ट में पहुंच के क्या मिलेगा, क्या अचीव करेंगे। दे फोकस ऑन ब्रॉड जनरल टर्म्स। अच्छा, ये वर्ड भी दिमाग में रख लो, ब्रॉड जनरल टर्म्स। इसका मतलब क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। देन उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। नंबर्स में एक्सप्रेस होने चाहिए भाई, 10%, 20%, ठीक है, 1 क्वार्टर, ठीक है, 100% प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं। दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटीज। भाई साहब इनको क्वांटिटीज में, नंबर्स में क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। अब जैसे मैं बोल दूं हमें कुछ बहुत अच्छा करना है, अबे ये बहुत अच्छा क्या है, ठीक है, मुझे इसको नंबर में बताना पड़ेगा कि मुझे अपनी सेल को इतने % बढ़ाना है, ठीक है, इतने % घटाना है, मुझे प्रॉफिट को यहां तक पहुंचाना है। इनको क्या करना होता है, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए।
in terms in the form of written statement of desired results to be achieved within a given period of time. Period of time की बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली है. Objectives are usually set by top management. Generally objectives क्या होते हैं, top management set करता है. Then उसके बाद क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से क्या करते हैं, फिर से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते रहते हैं. तो वही कह रहा है, and serves a guide for overall planning. Each unit then formulate their own objective. अपना ऑब्जेक्टिव हर डिपार्टमेंट, हर यूनिट क्या करती है, अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाती रहती है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भूल जाऊं और सिर्फ अपने प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दूं, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं बोले जाएंगे. ठीक है, आगे देखना. दूसरी टर्म जो यूज होती है उसे बोला जाता है स्ट्रैटेजी. ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, इसको पूरा करने के लिए क्या कैसे काम करा जाएगा, क्या पॉलिसी, क्या चीजें फॉलो करी जाएंगी, बस उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजी. तो क्या कहता है, अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. भाई साहब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स क्या है, इंक्लूड है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है. टेकिंग बिजनेस एनवायरमेंट इनटू कंसिडरेशन. यहां पे दिमाग में रख लेना बिजनेस एनवायरमेंट वर्ड. ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था ना बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में. ऐसे कोई भी फैक्टर्स जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, वो आउटसाइड द बिजनेस रीच होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट. तो उनको ध्यान में रख के जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है भाई साहब, स्ट्रैटेजी. सिंपल सी कहानी है. दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन. 3 चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. क्या भाई, सबसे पहला डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना. दूसरा अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, की इस काम को कैसे करना है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आगे चल के एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे. और थर्ड क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अलॉट करे जाएंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखना. अ स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. स्ट्रैटेजी किसका प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का. इट इज अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. ये क्या है, एक जनरल प्लान है टॉप मैनेजमेंट द्वारा. आउटलाइनिंग रिसोर्सेज एलोकेशन. सबसे पहली चीज में क्या आउटलाइन होती है, रिसोर्सेज किसको अलॉट करने हैं, कहां अलॉट करने हैं. प्रायोरिटीज, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है. एंड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस को कैसे लेके आगे बढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए. अब ध्यान से देखना. इट प्रोवाइड्स ब्रॉड क्या कहते हैं, contours of an organization business and refer the future decision defining the organization's direction and scope in the long run. इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं कि हमें किस सप्लायर से सामान खरीदना है, किस सप्लायर से सामान नहीं खरीदना है, हमें कौन सी पॉलिसीज लेके चलनी है. ठीक है, हमें सामान क्रेडिट पे खरीदना है 3 महीने के, 4 महीने के, वो सारी चीजें किस पे आ जाती हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज में आ जाती हैं. व्हेनेवर अ स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेट, जब भी स्ट्रैटेजी बनती है, द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. बिना बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के आप इन पॉलिसीज को, इन स्ट्रैटेजीज को नहीं बना सकते. स्ट्रैटेजी जब भी बनेंगी बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा. आगे बढ़ते हैं. पॉलिसी की बात करी जाए तो पॉलिसी क्या कहता है, पॉलिसी दीज आर द जनरल गाइडलाइंस कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई उधार पे लेने आता है सामान, तो आपको वहां पे सीधा बता देना कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम उधार पे सामान नहीं ले सकते. कोई पॉली बैग मांग रहा है, पॉलिथीन मांग रहा है आपसे, क्या तो सीधा हमारी पॉलिसी नहीं है पॉलिथीन यूज करना. ठीक है, तो जनरल सिचुएशंस में क्या क्या आपको एक्शन लेना है वो क्या बताता है, पॉलिसी बताता है. तो क्या कह रहा है, पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं. इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग. अब मैंने पॉलिसी बना दी है कि भाई कोई भी क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेगा, तो हर इंसान क्या करेगा, क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेगा. इससे क्या बनेगी, हमारे यहां पे यूनिफॉर्मिटी बनेगी. एंड एक्शंस फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी. जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पे मेंशन करा है द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई पॉलिसी बनाई है कि भाई साहब 70% से ज्यादा वाले बच्चों को ही हम क्या करेंगे, एडमिशन देंगे, इससे कम वालों को हम एडमिशन नहीं देंगे. तो ये क्या हो गई, एजुकेशन क्या कहते हैं, एडमिशन पॉलिसी हो गई. सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया मैंने, एडमिशन पॉलिसी हो गई. इसके बाद क्या कहता है, पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स की क्या है, ये जनरल फॉर्म है. सबसे ज्यादा यूज होती है पॉलिसीज स्टैंडिंग प्लान्स में. ठीक है, दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पांस टू अ सर्टेन सिचुएशन. इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या रिस्पांस देना है, ये चीज यहां पे क्या हो जाती है, मेंशन हो जाती है. इफ देयर इज एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी है, इट बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम और इश्यूज. कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई आ गया, उसकी परसेंटेज 69% है,
अब मुझे उसको एडमिशन नहीं देना है, तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई हमारी पॉलिसी है, हमें 70% से ऊपर के ही बच्चों को क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं, इससे कम के बच्चों को एडमिशन नहीं देते। तो वही चीज यहां पे मेंशन क्या कर रखी है, देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल, हर लेवल के लिए पॉलिसी है भाई साहब। टॉप लेवल के लिए अलग पॉलिसी है, मिडिल लेवल के लिए अलग और लोअर लेवल के लिए अलग। इनफैक्ट कंज्यूमर्स के लिए अलग, क्लाइंट्स के लिए अलग, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पॉलिसी डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर बी फंक्शन, भाई किस एरिया में तुम काम कर सकते हो, क्या डिसीजन तुम ले सकते हो, क्या डिसीजन तुम नहीं ले सकते, ये चीज किसमें मेंशन होती है बच्चे, पॉलिसी में। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज जो आती है वो क्या आती है, प्रोसीजर। प्रोसीजर की सिंपल सी कहानी है, सीक्वेंस ऑफ रूटीन, ठीक है, कई सारी चीजें, जैसे एग्जांपल के लिए पहले मुझे ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये, इसी चीज को क्या बोला जाता है, प्रोसीजर। तो क्या कहता है कि प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स परफॉर्म इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर में सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे उसे क्या बोला जाता है बच्चे, प्रोसीजर बोला जाता है। ऑर्डर टू कैरी आउट एक्टिविटी, इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म, भाई साहब किस लेवल पे परफॉर्म होगा, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, अ प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोसेस इन प्रोडक्शन, अ प्रोसीजर फॉर, ठीक है चलो इन सबको छोड़ो, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने डिसाइड करा कि हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बोर्ड में बैठना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 11th करनी पड़ेगी, फिर 11th करने के बाद आपको 12th करनी पड़ेगी, 12th में आपको बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्री बोर्ड देना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करोगे, बोर्ड में बैठोगे। बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, प्रोसीजर की सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो कि एक क्रोनोलॉजी में एक टाइम टू टाइम क्या करे जाते हैं, एक ऑर्डर में परफॉर्म करे जाते हैं, बस उसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, प्रोसीजर बोला जाता है। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं सारे स्टेप्स को कंबाइन कर दिया जाए, प्रोसीजर। अगली चीज जो आती है उसे बोला जाता है मेथड। मेथड क्या कहता है भाई साहब, जैसे एग्जांपल के लिए पेपर देने के क्या है, कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप पीछे से पेपर करो स्टार्ट, दूसरा तरीका क्या है, आप बीच से स्टार्ट करो, तीसरा तरीका क्या है, करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दो और उन्हें बाद में आके करो। ये सारे क्या है, मेथड्स हैं भाई, किसी काम को कैसे करना है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, मेथड। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगली चीज आती है रूल। रूल क्या है भाई साहब, ये जनरल गाइडलाइंस है कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या चीज फॉलो करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑफिस प्रेमिसेस में स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, कई लोग करते हैं ना, ठीक है, पता चले तुम पेट्रोल पंप पे जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, पता चले पूरा पेट्रोल पंप ही उड़ा दो तुम, ठीक है, स्मोकिंग करके। तो ये चीज क्या होती है, रूल होती है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को क्या बोला जाता है, रूल। अच्छा, रूल की कहानी होती है कि जब भी रूल वायलेट होता है उस पर क्या लगाई जाती है, पेनल्टी लगाई जाती है, चाहे आप टॉप लेवल पे हो चाहे आप बॉटम लेवल पे हो। तो ये चीज दिमाग में रख लेना, इससे रूल की कहानी क्लियर हो जाती है। देन उसके बाद आता है भाई साहब प्रोग्राम की बात, अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। देन आता है बजट। बजट क्या होता है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है कि कितना खर्चा हम करने वाले हैं या कितना प्रॉफिट आने वाला है। तो वही कहता है कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। देखो जितनी भी टर्म्स है इनमें से दो ही चीज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा बजट। तो बजट भी क्या होता है, नंबर्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सेप्ट होता क्या होता है, यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे सेल्स बजट, कैश बजट, ये सारे क्या बन जाते हैं, इसके एग्जांपल्स बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, अ सेल बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। अलग अलग मंथ में कितनी सेल आप करोगे, कितना खर्चा करोगे, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, बजट में। घर पे भी तो बजट बनता है ना भाई साहब आपके, जब सैलरी वैली आती है तो मम्मा डिसाइड करती है ना कितना पैसा कहां जाना चाहिए, फीस पे कितना जाना चाहिए, क्लोथिंग पे, फूड्स पे, ठीक है, ये कितना खर्चा है। बस वही चीज को क्या बोला जाता है, बजट। दिमाग में रख लेना, बजट हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है और ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल यूज प्लान है। क्या है भाई साहब, सिंगल यूज प्लान है। ये हमेशा तक नहीं चलता रहता। आई कहानी समझ में। उसके बाद आता है सबसे लास्ट इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे क्या कहते हैं सारे टाइप ऑफ प्लान्स में, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में ना सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड होता है, स्ट्रेटेजी भी होती है, सारी चीजें होती है, बजट भी होता है। तो प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, एनुअल फंक्शन के लिए अलग अलग पॉलिसीज वॉलिसीज सारी चीजें बनाई जाती हैं अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स। इसी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, पॉलिसीज होती हैं कि कौन स्टेज पे जाएगा, कौन स्टेज पे नहीं जाएगा। प्रोसीजर होता है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, कोई टीचर आएंगे, वो क्या करेंगे, पूजा वूजा करेंगे सरस्वती जी की, फिर बच्चे परफॉर्म करेंगे, फिर क्या करा जाएगा, सबको अवार्ड दिया जाएगा। देन उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, खाना होगा और फिर घर निकल जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे स्टेप्स डिफाइन कर दिए गए, रूल्स, ठीक है, कि
कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, बदमाशी करेगा उसको पीटा जाएगा, ठीक है। टास्क डिसाइन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, बजट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। मतलब कह सकते हो जितनी भी चीजें ऊपर की पड़ी हैं सबको जोड़ के क्या बनाया जाता है, प्रोग्राम। प्रोग्राम भी अगेन क्या होता है बच्चे, सिंगल यूजिंग प्लान होता है। एक बार प्रोग्राम बन गया, अगले प्रोग्राम के लिए क्या होता है, नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आई कहानी समझ में? तो इसमें क्या होता है, सारी चीजें चलती हैं। अब इतनी चीजें समझाने के बाद एक बार जल्दी से क्या करी जाए, एक केस स्टडी डिस्कस कर ली जाए। और केस स्टडी डिस्कस करके हम क्या करेंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ था नहीं। हाँ, बट मार्क्स वाइज क्या होता है, इसके फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो चलो भी यहां पे टाइप ऑफ प्लान्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्लान क्या कह रहा है, रमेश इज अ सीनियर मिडिल मैनेजर। कौन सा है, सीनियर मिडिल मैनेजर है। He is busy in allocating resources to his staff। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को सारे स्टाफ में बांटने के लिए क्या कर रहा है, बिजी है। ध्यान से सुनना, आपको ही बताना है, ठीक है। He has also finalized the objective and decide the courses of action to be followed। कौन से एक्शंस करने हैं, क्या परफॉर्म करना है। He is expecting energy in his staff for the whole season, but he will have to conscious। ठीक है, भाई साहब को क्या रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कुछ सुना सुना तो नहीं लग रहा, एक बार पीछे आना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टेकिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू कंसीडरेशन। एक मिनट, हाँ ध्यान से देखो। यहां पे कुछ हमने बात करी थी कि यहां पे अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ इसकी बात हो रही है क्या। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या यही सब चल रहा है क्या। ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, सारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है अपने स्टाफ्स को और फाइनलाइज कर रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए। तो मतलब मैं कह सकता हूं भाई साहब, पहले वाले का जो आंसर है वो क्या है, स्ट्रैटेजी, सिंपल। दूसरे वाले पे मूव करते हैं। सुरेश इज गिविंग अ स्पीच टू द वर्कर्स ऑफ हिज फैक्ट्री। सुरेश अपने फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है। ही इज द ओनर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का क्या है भाई साहब, मालिक है। एंड हैज 123 वर्कर्स, 123 वर्कर्स है भाई साहब के अंडर। He tells them that this year's target of production is 7.5 years। देखो this year आया, टाइम पीरियड की बात हुई, 7.5 लाख टॉयज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया। तीसरा क्या है, ब्रॉडर लेवल पे पूरी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को बोल रहा है। अरे ये भी कुछ सुना सुना, अरे भाई साहब बिल्कुल, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द वॉल ऑफ द हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ हेल्थ इज वेल्थ। हॉस्पिटल अ बोर्ड इज हैंगिंग, एक बोर्ड, हॉस्पिटल के एक बोर्ड पे, सॉरी दीवार पे एक बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें क्या बोला गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, कह रहा है ऑन दिस बोर्ड इट इज रिटन वी केयर फॉर द हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हम बुढ़े लोगों को, जो भी सीनियर सिटीजन है उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। दिस हॉस्पिटल इज नोन फॉर ट्रीटिंग पीपल एज्ड मोर देन 60। 60 साल से उम्र के ऊपर के लोगों के लिए क्या करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन वाली कुछ कहानी आ रही है क्या, पॉलिसी है क्या कि हमारी पॉलिसी है भाई साहब 60 साल से 60 साल से ज्यादा के लोगों को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉलिसी आ जाएगा। देन उसके बाद क्या कह रहा है, राकेश कॉल्स हिज न्यू सबऑर्डिनेट फॉर अ मीटिंग। नए सबऑर्डिनेट को मीटिंग के लिए बुलाया गया। सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम करता है, ही इज अ टॉप लेवल मैनेजर। कौन सा मैनेजर है, टॉप लेवल। ही अरेंज फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू ट्रेन हिज सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करने के लिए इसने क्या करी है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। Who are middle level managers, बाकी सारे क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। He tell them the way of doing task of treating suppliers through new software system to be installed within next days। next days में जो सप्लाई क्या होंगे, जितने भी सप्लायर से आपको डील करनी है उनको इस सॉफ्टवेयर से कैसे काम करना है, जो कि अगले 30 डेज से क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। क्या क्या लगता है इसका आंसर, इसका आंसर मैं छोड़ दे रहा हूं भाई साहब आप लोगों पे। इसका आंसर आप लोग खुद करोगे, मैं पर्सनली आके कमेंट में रिप्लाई करूंगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। दिनेश टेक्स अ मीटिंग एंड गाइड हिज एम्प्लॉइज इन अ टाइप ऑफ प्लान विच इज क्रोनोलॉजिकल इन नेचर। अरे क्रोनोलॉजी वर्ड सुना था भाई साहब, क्रोनोलॉजी इन नेचर। एंड इज सिचुएशन स्पेसिफाइड। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में नहीं। इट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस मेथड इन स्टेप वाइज सीक्वेंस। याद आ गया, याद आ गया, अरे बिल्कुल वही है, प्रोसीजर। ठीक है, यहां पे क्या है, प्रोसीजर है। लास्ट देखते हैं, अमित हैज गिवन। चलो इतना सस्पेंस नहीं बनाता हूं, ये जो सबऑर्डिनेट्स वाला है इसमें मेथड आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या है, मेथड है।
ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेथड ही है इसका आंसर। और क्या कहते हैं फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो क्या है, हमारा प्रोसीजर है। लास्ट देखते हैं, अमित हैज गिवन अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म। स्टेटमेंट भी है, न्यूमेरिक टर्म भी है। दिस प्लान इज कन्वेड टू द सबऑर्डिनेट बाय हिम इन अ स्पेशल मीटिंग। एक स्पेशल मीटिंग में बताया गया। अरे भाई ये बजट की बात तो नहीं चल रही? बिल्कुल बजट की बात चल रही है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो क्या क्या है, एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या था, स्ट्रैटेजी था, देन ऑब्जेक्टिव, देन पॉलिसी, देन मेथड, देन प्रोसीजर, और सबसे लास्ट में क्या था, बजट था। और इसी के साथ मैं चैप्टर को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। यहां पे हमारा पूरा चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है भाई साहब, बिल्कुल चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर कोई भी डाउट हो भाई साहब कर दो, मैं आके क्या करूंगा, नीचे कमेंट में आपके आंसर्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। परफेक्ट, बाय बाय, चलो।